हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज अंसारी और स्वागत है आप सभी का क्विक सीरीज़ की इस क्लास में। ठीक है, सेकंड क्लास है हमारा। फर्स्ट क्लास हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपने ये वीडियो देखा होगा। और आज हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है बच्चों, ठीक है, क्विक सीरीज़, ठीक है, जिसमें भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि शेड्यूल कितने हैं और क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल से। सो गाइज रेडी हो जाइए पेन और पेपर लेकर के। पीडीएफ भी मिलेंगे आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के कमेंट में। सो पेन और पेपर लेकर के जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा आप नोट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज सिर्फ वीडियो देखने से अच्छा नहीं रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर सीरीज़ वैसे तो सारे वन डे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट हम जो टारगेट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो गया आपका, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है ना। ये सारे एग्ज़ाम में जो जीएस के सेक्शन है वो कवर हो जाएंगे आपको इस लेक्चर सीरीज़ में। मेरा नाम है सरफराज अंसारी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में एक बार और फिर। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बताएं, जिससे कि थोड़ा उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अनुसूची का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद इंक्लूड किए गए। उसके बाद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। देखिए होता है ना कि जैसे सब्जेक्ट का डिवीज़न किया जाता है, चैप्टर का डिवीज़न किया जाता है, उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल बनाए गए हैं, जिससे कि अलग अलग भाग को, अलग अलग सब्जेक्ट को बेसिकली एक अलग अलग शिफ्ट में रखा जाए, उसको शेड्यूल कहा गया। और एक एक शेड्यूल में बड़े बड़े सब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल में बहुत छोटी बात को मेंशन किया गया होता है, एग्जैक्ट वही बात एक आर्टिकल में मेंशन रहता है, बट शेड्यूल में ऐसा नहीं होता है। अनुसूची में क्या होता है, शेड्यूल मीन्स अनुसूची, मतलब एक बड़े ग्रुप को शेड्यूल में रखा जाता है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में जब संविधान हमारा बना था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो 8 था, बट आज के टाइम में बढ़ करके ये 12 हो गया है। उम्मीद करते हैं आगे भी ज़रूरत के हिसाब से पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये जोड़ सकता है। ठीक है ना। सो चलिए देखते हैं फर्स्ट अनुसूची, प्रथम शेड्यूल क्या कहता है। पहली अनुसूची बात करता है राज्य के बारे में, कि भारत में कितने राज्य हैं और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। ठीक है ना। एंड संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, अर्थात यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, कि भारत का एरिया कहाँ से कहाँ तक है। ठीक ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो दायरा है उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद प्रथम में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया गया, अर्थात संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया। ठीक है ना। 28 स्टेट, 28 स्टेट है आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, और 9 यूनियन टेरिटरीज़ है। ठीक है, अगर आपको पता है सभी यूनियन टेरिटरीज़ का नाम तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि 9 यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन है, और ये भी बताएं कि जो लास्ट 2 नए यूटी एड किए गए हैं वो कौन कौन है। ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल है। चलिए नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ बात करते हैं, अर्थात दूसरी अनुसूची, सेकेंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची। ये क्या बात करता है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान के संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की परिलब्धियाँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट पद है उसके बारे में बात करता है दूसरी अनुसूची। संवैधानिक पदों के बारे में बात करता है दूसरी अनुसूची, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत खूबसूरत दस्तावेज है भारत का संविधान, जो हर भारतीय के लिए ये प्रिय है। ठीक है, ठीक है ना। तो जो संवैधानिक पद है उसमें आपका भारत का राष्ट्रपति हैं,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्य के राज्यपाल हैं, हर राज्य के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। लोकसभा स्पीकर एंड उपाध्यक्ष यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। कमेंट में बताइएगा कि राज्यसभा का सभापति प्रेजेंट टाइम में कौन सा है, कौन है मतलब, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो भी स्टेट में राज्य विधानसभा होती है उसके अध्यक्ष भी होंगे और उपाध्यक्ष भी होंगे। और राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, जैसे लोकसभा केंद्र में है उसी प्रकार राज्य में राज्य विधानसभा है, और जैसे राज्यसभा केंद्र में है उसी प्रकार राज्य विधान परिषद है। आगे हम लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन की लेक्चर सीरीज में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जज एंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। कमेंट में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय कहाँ पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, देखना है, नोट करना है, देन रिवाइज करना है और टॉपिक को क्लियर कर लेना है, ठीक है। तीसरी अनुसूची दोस्तों, अगर तीसरी अनुसूची की बात किया जाए तो जो हमने अभी ऊपर आर्टिकल शेड्यूल 2 में संवैधानिक पदों पे आसीन व्यक्तियों के बारे में देखा, बेसिकली उनके शपथ के बारे में, मतलब विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा जो उम्मीदवार होते हैं, जो इलेक्शन जीत के आते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं, उनकी शपथ के बारे में डिस्कस करता है शेड्यूल नंबर 3। संघ के मंत्री, भाई जो केंद्र स्तर पे जो मंत्री हैं, जो पार्लियामेंट में चुन के जाएंगे, उनका शपथ की डिस्कस किया गया है। संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, बेसिकली संसद की सदस्यता के लिए जो निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको शपथ दिलाया जाता है, मतलब जो जीतता है बेसिकली। संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, अन्य जज और मुख्य जज दोनों। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। राज्य के जितने भी राज्य के मंत्री हैं वो, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सारे लोग के शपथ का जो प्रावधान है वो अनुसूची 3 में दिया गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली आप ट्रिक तो नहीं कहेंगे हम, आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो शेड्यूल 2 है उसमें संवैधानिक पदों पे की बारे में बात किया गया है, जो शेड्यूल 3 है वो शपथ के बारे में बात करता है। ऐसे ही सवाल बनेगा, आपको ये एग्जैक्ट जो ये दे रखा है ये पूछने वाला नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक है। सो आप ये याद रखेंगे कि शेड्यूल 3 में किस बारे में जिक्र किया गया है, तो शपथ के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथी अनुसूची, 4th शेड्यूल, ये क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों में आवंटन। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 4 ये कहता है कि जो राज्यसभा का सीट है वो राज्यों में, स्टेट में और यूटी में कैसे बांटा जाएगा। बेसिकली जनसंख्या के बेसिस पे ही बांटी जाती है, बट ये फार्मूला जो लिया गया है या दिया गया है वो शेड्यूल नंबर 4 में दिया गया है। तो आप याद रखेंगे, राज्य अर्थात स्टेट, यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा के लिए सीटों के लिए जो बात कही गई है वो शेड्यूल नंबर 4 में की गई है, ठीक है ना। चलिए 5वीं शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को पॉज करें, मतलब रोकें और उसे नोट डाउन करें और 1-2 बार वीडियो देख लें, ठीक है, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सही है ना। चलिए 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल क्या कहता है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्पेशल प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध कर सकता है किसी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, ठीक है, ताकि उनका उत्थान हो सके, ताकि उनका कल्याण हो सके। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है, ठीक है ना।
और ये प्रेसिडेंट का पावर के अंतर्गत आता है। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना। जब प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो याद रखेंगे आप कि जो अनुसूचित जाति है और अन्य जनजाति क्षेत्र हैं, उनमें प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया जा सकता है, ठीक है, जिससे कि उनका कल्याण हो सके, उनका उत्थान हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शेड्यूल की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा 6वां। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ सवाल बच्चे बहुत गलत करते हैं। ये जो 4 स्टेट दिया है ना, जो इसको हम लोग 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि उसमें 7 राज्य शामिल होते हैं। कमेंट में बताइएगा कि 7 बहनों वाले राज्य कौन कौन हैं, उन सभी के नाम लिख के बताइए, ठीक है। 6ठी अनुसूची की अगर हम बात करें स्पेशली, तो आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करने का अधिकार 6ठी शेड्यूल में दिया गया है। ये बात करते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची के बारे में, शेड्यूल नंबर 7 के बारे में। 7वीं अनुसूची बात करता है कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में, कुछ विषय के बारे में, ठीक है। डरिए मत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बारे में बात नहीं करता है। ये बात करता है संघ सूची के बारे में, ठीक है। जो सेंट्रल लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करता है। ये बात करता है राज्य सूची के बारे में, जो राज्य के अंतर्गत कोई सब्जेक्ट या विषय आता है उसके बारे में बात करता है। ये बात करता है समवर्ती सूची के बारे में, मतलब वे सब्जेक्ट जो कॉमन हो राज्य के लिए और केंद्र के लिए, ठीक है ना। तो जो संघ सूची है ना बच्चों, उसमें मूल रूप से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 97 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। और जैसे आप सेना ले सकते हैं, सेना एक संघ सूची के अंतर्गत का विषय है, क्योंकि सेना किसी स्टेट का नहीं होता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे देश के लिए काम करते हैं। बट पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, स्टेट के विषय में आता है। विवाह भी एक प्रकार का सब्जेक्ट है, ठीक है, और विवाह आता है आपका समवर्ती सूची में, बिकॉज विवाह राज्य और केंद्र दोनों के विषय में आता है। वर्तमान में जैसे मूल रूप से तो 97 है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन अभी इसमें 100 सब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है, 3 ऐड कर दिए गए, बढ़ा दिए गए हैं। राज्य सूची की बात करें तो उसमें मूल रूप से 66 थे, बट आज के टाइम में घटा करके 61 कर दिए गए। तो ये फैक्ट्स आपको याद करना है। समवर्ती सूची में 47 थे सर, बट आज के टाइम में बढ़ा के 52 कर दिया है, ठीक ना, 2 कर दिया गया है बेसिकली। सो 7वीं अनुसूची में सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब जिसपे केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र हो, राज्य सूची का मतलब जिसमें राज्य क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र हो, और समवर्ती का मतलब जिस ऐसे विषय जिसपे दोनों का अधिकार क्षेत्र हो। सो ये 7वीं अनुसूची है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 8वीं अनुसूची के बारे में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सवाल पूछता है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। कॉन्स्टिट्यूशन कितनी भाषाओं को मान्यता देता है कि भारत में बोली जाए बेसिकली। वैसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बट कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिला है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना तो 14 भाषाओं को मान्यता मिला था, 14, ठीक है, 14 भाषाओं को। लेकिन अगर आज के टाइम में देखेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है, जिसमें एक एक करके समझते हैं। आइए 22 भाषाओं को देखते हैं। असमिया मतलब असम में बोली जाने वाली भाषा, बांग्ला, बोडो, बोडो भी आसाम के आसपास का, ठीक है, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी। सर ये याद कैसे करें भाई, ये तो है, बट टेंशन नहीं लेना है, जो नहीं है उसे याद कर लो। हालांकि नहीं होने वाले तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो आपको जहन में आपके आ जाएगा, ठीक ना, मतलब आपके ध्यान में आ जाएगा। मराठी है, नेपाली है, ओडिया है, पंजाबी है, संस्कृत,
संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। सर भोजपुरी तो नहीं है, जो उत्तर प्रदेश बिहार की जो मातृभाषा आप कह सकते हैं, भोजपुरी जो हमारी और आपकी भाषा है वो तो नहीं है। बट सोचने वाली बात है, कुछ साल पहले भोजपुरी के लिए भी डिमांड चल रहा था कि भोजपुरी को भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाए, बट नहीं मिला, अफसोस की बात है। बट आगे कोशिश रहेगी भोजपुरी क्षेत्र के लोगों की कि भोजपुरी को भी राष्ट्रीय भाषा का, संवैधानिक भाषा का, राष्ट्रीय तो नहीं संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया जा सके, ठीक ना। अगर संवैधानिक भाषा का दर्जा रहेगा तो फिर भोजपुरी भी एज ए लिटरेचर पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। ये अच्छी बात होगी हमारे और आपके लिए, ठीक है। सो गाइज, इसमें आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में संवैधानिक भाषाओं के बारे में दिया गया चर्चा। 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 थे। अब देख लेते हैं कि 14 के बाद जो 22 6 2 8 ऐड हुए हैं वो किस किस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से। देखिए 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में, सिंधी भाषा जोड़ा गया। ये याद कर सकते हैं बिकॉज ये तो आ सकता है एग्जाम में, बार बार लिखने, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने कॉपी में इन सब चीज़ों को नोट डाउन भी करते जा रहे हैं। देखिए वीडियो देख करके आप जब छोड़ देते हैं ना तो फिर वो वही होता है LHS बराबर RHS, मतलब जितना पहले नहीं पता था उतना ही नहीं पता होता है। सो LHS नॉट इक्वल टू RHS करना है, अर्थात मतलब जो नहीं जानते थे पहले अब जानना है। तो एक तरीका ये है कि भैया आप ऐसा काम करो कि याद हो जाए, और याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सर याद करने के लिए वीडियो के साथ पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा और उसे नोट डाउन करना पड़ेगा। थोड़ी तो मेहनत कर लो, ठीक है। सो उसके बाद देखिए आप कितना आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, और एक बार लिखो, लिख के रिवाइज करो और फिर क्वेश्चन आंसर लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराओ। वैसे मैं अपने इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। सो आप नोट करते जाइएगा, ठीक ना। थोड़ा वीडियो तेज लगे तो वीडियो रोक करके नोट कीजिए, बट नोट कीजिए। 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, कोंकणी जोड़ा गया, मणिपुरी एंड नेपाली। ये मूल संविधान में नहीं थे ये भाषा, और बाद में इसे जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 1903 में किया गया, बोडो भाषा जोड़ा गया, डोंगरी ये गुजरात की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, मैथिली और संथाली, ये सारी भाषाएं अमेंडमेंट 92 किया गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में और जोड़ा गया। यानी 14 थे मूल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में, और अब हैं आपके 22। 8 ये भाषाएं 3 संविधान संशोधन करके जोड़े गए हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, सो आपको ये ध्यान रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल क्या है, 9 नंबर का शेड्यूल क्या है। कहते हैं कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन एवं अन्य मामलों से संबंधित राज्य विधानमंडल और संसद के अधिनियमों विनियमों को मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, मतलब इसमें समझने वाली बात यह कि जो राज्य विधानमंडल और पार्लियामेंट नियम बनाता है, जो जमींदार प्रणाली है, भूमि सुधार प्रणाली है, उनका उन्मूलन करने के लिए या उनको ये करने के लिए, ठीक है। सो इसका उल्लंघन के आधार पर आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं मूल अधिकार के लिए। मतलब बेसिकली 100 बात की एक बात है कि भूमि सुधार और जमींदार प्रणाली, इस की पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आपको ये बात इजीली समझ में आएगी। एग्जैक्ट ये नहीं पूछता है कि इसमें क्या क्या लंबी फहरिस्त लिख के दिखाओ, बस ये सवाल बनेगा कि भाई ये भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली का उल्लेख भारत के किस अनुसूची में दिया गया, संविधान की किस अनुसूची में दिया गया, तो 9वीं अनुसूची। वैसे मैंने शुरू में ही बताया था आप सभी को कि 8 अनुसूची मूल संविधान में थे, यानी जो अभी तक हम पढ़े हैं पीछे, उसके बाद 9, 10, 11 टोटल आज के टाइम में 12 है। ये सभी के सभी अमेंडमेंट करके जोड़े गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके जोड़े गए हैं। आइए देखने का प्रयास करते हैं कि 9वीं अनुसूची को किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो सर पहला संविधान संशोधन 1951 जोड़ दिया गया, देख लो। 50 में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, और जोड़ दिया गया 1 साल बाद ही। कितनी अच्छी बात है ना। ये खूबसूरती है भारत के संविधान की कि इसमें आर्टिकल 368 कहता है कि जब भी भारत के संविधान में
बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके कुछ ऐसे प्रोविज़न जिसे बदलने की कोशिश किया ज़रूरत हो, जिसमें कुछ नया जोड़ने की ज़रूरत हो, तो ये किया जा सकता है। बट ध्यान रहे, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, आप फंडामेंटल राइट को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के, ठीक है। 10वीं अनुसूची की बात करें, 10th शेड्यूल, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध। अगर कोई दल बदलू नेता पाया गया, चाहे वो संसद का सदस्य हो, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो, अर्थात चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बट आजकल देखिए ना, आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, जिधर फायदा उधर नेता का आगमन हो जाता है, ठीक है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है शेड्यूल 10th में कि अगर दल बदल के आधार पर हम किसी संसद के सदस्य को या विधानसभा के सदस्य को अयोग्य घोषित कर देंगे, ठीक है ना। इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। भाई ये बात तो याद रखना, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में जोड़ दिया गया इसे। और इसे बेसिकली 10वीं अनुसूची को दल परिवर्तन रोधी कानून कहा जाता है, माने दल परिवर्तन को रोकने में सहायता करता है बेसिकली। लेकिन आज बहुत ज़्यादा दल बदल देखने को मिल रहा है आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, जो एक भारतीय राजनीतिक तंत्र के लिए बहुत ये स्वस्थ विषय नहीं है, स्वस्थ सब्जेक्ट नहीं है दल बदल करना, राइट। 11वां है, सेकेंड लास्ट है, इसके बाद एक और है। 11वीं अनुसूची क्या कहता है? 11वीं अनुसूची कहता है पंचायत की शक्तियाँ के प्राधिकार एवं जिम्मेदारियाँ। बेसिकली पंचायत के बारे में डिस्कस किया गया है 11वीं अनुसूची। महात्मा गांधी की परिकल्पना थी कि भारत गाँव में बसता है, क्योंकि उन्होंने भारत को सबसे पहले जाना, भारत के गाँव में भ्रमण किया, पूरे भारत में भ्रमण किया। इसीलिए वो कहते थे कि भारत गाँव में बसता है, अगर भारत को देखना है, भारत को समझना है, तो चलो गाँव में चलो, गांव में घूमो, गांव के लोगों से बातें करो। तो ये पंचायत की शक्तियाँ, ये बाद में कॉन्सेप्ट ऐड किया गया 11वीं अनुसूची में, जिसमें एक चीज़ याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और सवाल ये भी बनता है कि सर पंचायत में कितने विषय हैं? 29। अब ये 29 विषय कौन कौन है? जब हम स्थानीय स्वशासन आपको पढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको ये जानने को मिलेगा कि पंचायत के अंतर्गत जो 29 सब्जेक्ट है वो कौन कौन है और क्या इंपॉर्टेंस है उसका, ठीक है। गाइज लास्ट बात करते हैं 12वीं अनुसूची, नोट करते जाइए आप ये सब, ठीक है। 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये बात करता है न्यायपालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियाँ। माफ़ कीजिएगा, न्यायपालिका ये नहीं है, ये मिस्टेक टाइपिंग हो गया है, ठीक है। ये नगर पालिका है बेसिकली, सॉरी, ये टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। ये न्यायपालिका बिल्कुल नहीं है, ये नगर पालिका है, नगर पालिका। राइट, सॉरी इसके लिए, ठीक है। इसमें 18 सब्जेक्ट है, 18 विषय है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में, 1992 में ही 2 संविधान संशोधन किए गए, 73 एंड 74। 73 के तहत पंचायत की शक्तियों के बारे में और 74 के तहत नगर पालिका के बारे में जोड़ा गया। उसमें 29 विषय थे, इसमें 18 विषय हैं। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं और बाद में कहते हैं कि ओह भारी मिस्टेक हो गया। ये मिस्टेक ना हो इसीलिए आप नोट्स बनाएं और आप रिवीजन करें, वीडियो को बार बार देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसको हम लोग 3 वीडियो में कवर करेंगे, 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। 1 से लेकर मेरे ख्याल से 40 मूल अधिकार तक बेसिकली फर्स्ट वीडियो में रहेगा और उसके बाद राष्ट्रपति तक या राष्ट्रपति से आगे तक सेकेंड वीडियो रहेगा और बाकी अन्य जो अमेंडमेंट अन्य जो आर्टिकल्स हैं उसको हम तीसरे वीडियो में बात करेंगे। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।